साथियों, एक बार फिर से आपका वाईफाई 9 क्लासेज में स्वागत है। एक बार फिर से आप दोस्तों के बीच में हमने सामान्य विज्ञान के पाचन तंत्र में हमने अध्ययन कर लिया था। पार्ट फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट में हमने अध्ययन किया था, मुख गुहा के दांतों का अध्ययन किया था। आज हम उस पाचन तंत्र में अध्ययन करेंगे पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में हम अध्ययन करेंगे आज जीभ का। किसका? जीभ का। ये है जीभ। जीभ क्या है? जीभ एक मांसपेशियों से बना एक मांसल अंग है। जीभ क्या है? मांसपेशियों से बना एक मांसल अंग है। जीभ में क्या होता है? जीभ में छोटी छोटी हमारे जो कण होते हैं ना, इन्हीं कणों के द्वारा हमें स्वाद का ज्ञान होता है। जीभ हमें स्वाद का ज्ञान करवाती है, इसलिए इन कणनुमा संरचनाओं के द्वारा हमें क्या होता है? स्वाद का ज्ञान होता है। तो जैसे बूढ़े वडेरे होते हैं और बच्चों में क्या फर्क होता है? जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ना, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे स्वाद कणिकाओं की संख्या में क्या होगी? कमी होगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ने के साथ स्वाद कणिकाओं की संख्या में कमी होती जाती है और बच्चों में स्वाद कणिकाओं की संख्या क्या होती है? अधिकतम होती है। तो हम लिखेंगे जीभ के बारे में। जीभ मांसपेशियों का बना एक मांसल अंग है। मांसपेशियों जीभ मांसपेशी से बना एक मांसल अंग है। क्या है? मांसल अंग है। अब दोबारा क्या करेंगे? जीभ पर क्या पाई? छोटी छोटी कणिकाएं। जीभ पर छोटी छोटी कणिकाएं पाई जाती है जो हमें स्वाद का ज्ञान करवाती है। ज्ञान करवाती है। नंबर 3 क्या लिखेंगे? उम्र बढ़ने के साथ स्वाद कणिकाओं की संख्या में कमी आती है। ये हो गया जीभ की। अब जीभ के बारे में हम देख लेते हैं, चित्र के बारे में। जीभ में क्या होता है? ये स्वाद कणिका होती है। जीभ में हमें स्वाद का ज्ञान होता है। जीभ में अलग अलग भाग होते हैं, इन्हीं भागों के द्वारा हमें स्वाद का ज्ञान होता है। अगर भाग, पश्च भाग, साइड वाले भाग, इन्हीं के द्वारा हमें क्या होता है? स्वाद का ज्ञान होता है। देखते हैं। ये है हमारी जीभ। ये है जीभ। ये जीभ है, इस पे कणनुमाएं क्या पाई जाती है? संरचनाएं पाई जाती है जो हमें स्वाद का ज्ञान करती है। जीभ है, जो जीभ का साइड वाला हिस्सा है ना, ये साइड वाला हिस्सा, ये किससे जुड़ा रहता है? ये जुड़ा रहता है हायोड ग्रंथि से। किससे? हायोड ग्रंथि से। साइड वाला भाग किससे जुड़ा रहता है? हायोड ग्रंथि से। जीभ का जो पश्च भाग होता है ना, ये जुड़ा रहता है हमारे फेनुला से। किससे? ये हमारे जुड़ा रहता है फेनुला से। फेनुला किससे जुड़ा रहता है? फेनुला जुड़ा रहता है हायोड हड्डी से।
आयोड, ये देखो जीभ का साइड वाले हिस्से हैं जो आयोड ग्रंथि से जुड़ा रहता है। जीभ का पश्च भाग हमारा फेनुला से जुड़ा रहता है। फेनुला खुद जो आयोड हड्डी से जुड़ा रहता है। जीभ का अग्र भाग, इसमें स्वाद कणिका है। जीभ के अग्र भाग होता है ये, इसमें स्वाद कणिकाएं होती है। इससे हमें किसका ज्ञान होता है? इससे हमें मीठे का ज्ञान होता है। किसका? मीठा। जीभ का अग्र भाग हमें मीठे का ज्ञान करवाता है। यह होता है जीभ का पश्च भाग। यह है जीभ का पश्च भाग। यह हमें किसका ज्ञान करवाता है? यह हमें करवाता है कड़वा। किसका? कड़वा। यह जीभ के साइड वाले पर, इससे कौन से? साइड वाला। यह क्या होता है? खट्टा। क्या? खट्टा। अब होता ये है कि जीभ, हम अगर किसी वस्तु को जीभ के बीचों बीच रख देंगे ना, तो हमें किसी भी स्वाद का ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि बीच का जीभ का मध्य भाग है जो हमें किसी भी प्रकार के स्वाद का ज्ञान नहीं करवाता है। यानी जीभ का ये मध्य भाग है, इसमें किसी भी प्रकार की स्वाद कणिकाएं नहीं पाई जाती है। अब जीभ के मध्य भाग और साइड वाले भागों के जो बीच का भाग है ना, ये वाला भाग, ये हमें कराता है नमकीन। किसका? नमकीन। नमकीन। ये है जीभ। अब हम इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद करने का आसान तरीका है, हम आपको याद करवा देते हैं। जैसे आप किसी शादी में गए, शादी में जाने के बाद ही दोस्तों को और क्या बोलोगे? कहोगे यार सबसे पहले तो मिठाई ले आ। सबसे पहले क्या लेगा? मीठा। यानी सबसे पहले क्या आएगा? आगे आगे मीठा, यानी मीठा। मीठे का ज्ञान करवाता है, ये याद हो जाएगा। सबसे पहले क्या आ गया? मीठा। उसके बाद आप क्या बोलोगे? उसके बाद आप कहोगे यार मीठा तो फुल हो गया। अब पेट में बोलोगे आपकी यार मीठा तो फुल हो गया, अब साइडों में क्या? थोड़ा खट्टा ले आ यार, खट्टा ले आ। तो उसको खट्टा, साइडों में क्या हो जाएगा? खट्टा। अब कहेगा खट्टा यार बहुत हो गया, थोड़ा खट्टे के साथ में थोड़ा नमकीन और ले आ। खट्टे के साथ में नमकीन ले आ, मतलब कि खट्टे के जस्ट पास में कौन सा होगा? नमकीन। याद हो जाएगा। सबसे पहले मीठा, उसके बाद बोलोगे खट्टा ले आ, और खट्टे के साथ में नमकीन ले आ यार, साथ में यानी पास में नमकीन। ये हो गया आगे मीठा और खट्टा और नमकीन। अब क्या होगा कि हम एकदम भर पेट एकदम खाना खा लिया। इसके बाद ये होगा कि कोई आपको आएगा शादी में, जबरदस्ती आपको एक रसगुल्ला डाल दिया, तो आप बोलोगे यार ये रसगुल्ला तो कड़वा है, क्योंकि आपका पेट भर चुका है। तो उसके लास्ट में क्या होगा? कड़वा। आपको कड़वा लगेगा, वो मीठा है फिर भी आपको कड़वा लगेगा, क्योंकि लास्ट में है ना। इसलिए इस प्रकार से आप इसको याद रखो। मिटा दूं? अब होता क्या है कि कुत्ते क्या होते हैं? कुत्तों अपने शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए जीभ को क्या बाहर ऐसे लटकाए रखते हैं। क्या करते हैं? बाहर लटकाए रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि अभी आपको बताया था जीभ का पश्च भाग है जो फेनुला से जुड़ा रहता है। फेनुला आयोड हड्डी से जुड़ा रहता है। तो कुत्तों में क्या होता है? फेनुला का आकार होता है। मानव जीव में फेनुला का आकार कम होता है, और कुत्तों में क्या होता है? फेनुला का आकार ज्यादा होता है, जिसकी वजह से कुत्तों की जीभ ऐसे लटक जाती है। और मेन ये भी है कि कुत्तों जीभ इसीलिए लटकाते हैं ताकि उनका तापमान है संतुलन बनाए रखने के लिए कुत्ते अपनी जीभ को लटका लेते हैं। अब देखते हैं हमें जीभ के कार्य। क्या देखते हैं? जीभ के कार्य। जीभ का कार्य क्या क्या है? हमारे दैनिक जीवन में काम आते ही रहते हैं जीभ के कार्य। हमें बोलने में सहायक, हम अब बोल रहे हैं तो जीभ का हिलना डुलना क्या है? ये जीभ का कार्य ही तो हुआ। तो जीभ का एक तो क्या हो गया? बोलने में सहायक। किस में? बोलने में सहायक।
बोलने में सहायक, ये जीभ का एक कार्य हो गया। दूसरा देखते हैं, भोजन खाते हैं तो भोजन को क्या करती है जीभ, इधर से उधर लाती है। भोजन जब चबाते हैं तो जीभ क्या करती है, भोजन को, भोजन में भी सहायक है जीभ, भोजन में सहायक। अब क्या होता है कि जीभ क्या है, जीभ का और कार्य क्या हो गया, जीभ जो हमें क्या कराती है, स्वाद का ज्ञान करवाती है। जीभ पर छोटी छोटी कणनुमा संरचनाएं जो हमें क्या करवाती है, स्वाद का ज्ञान करवाती है। इसलिए जीभ का एक कार्य क्या हो गया, स्वाद का ज्ञान। क्या हो गया, स्वाद का ज्ञान। ये हो गए, देखो साहब, ये हो गए जीभ के कार्य। अब हम मुख गुहा में किस किस का अध्ययन कर लिया, मुख गुहा में हम दांतों का अध्ययन कर लिया, जीभ का अध्ययन कर लिया। अब बात करते हैं हमें यवला के बारे में कि ये यवला क्या है। 3 नंबर आता है हमारा यवला। कौन, यवला, ये है यवला। कुछ ने तो सुना होगा कि सर ये यवला क्या होता है, और कुछ ने नहीं सुना होगा कि यवला क्या होता है क्या नहीं। हमारे मारवाड़ी में इसको बोलते हैं कागोलिया। क्या कहते हैं, कागोलिया। और कहीं कहीं पर भी ये बोलते हैं कागला। क्या, कागला। यवला कठोर तालु और जीभ के पश्च भाग के ऊपर, तालु के जस्ट, तालु के कठोर तालु से जुड़ा रहता है यवला। मतलब बूढ़े बडेरे होते हैं ना, तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे यवला का क्या होता है, आकार बढ़ता जाता है, यवला का आकार बढ़ता जाता है। तो एक कारण ये भी है यवला का, बूढ़े बडेरे क्या होते हैं, रात को सोते समय क्या लेते हैं, खराटे लेते हैं। ये किस वजह से आते हैं, इसी यवला की लंबाई बढ़ने के कारण। होता ये है कि यवला क्या हो जाता है, यवला पहले हमारे छोटा था, उसके बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ी यवला का आकार बढ़ गया, तो यवला क्या हो गया, बड़ा हो गया। यवला बड़ा होने के कारण क्या हो गया, छोटा था तब तो एकदम टाइट था, यवला क्या ढीला पड़ गया, ढीला पड़ने के बाद ये नीचे हो गया, नीचे होने से क्या हो गया, यवला का आकार बढ़ गया, बढ़ने से नीचे हो गया। हम सोएंगे तो रात को क्या होगा, जैसे सांस लेंगे, सांस लेने के साथ ही यवला क्या होगा, कठोर तालु से ऐसे टकराएगा, जोर जोर से टकराएगा, टकराने से एक ध्वनि पैदा होगी। इसी ध्वनि से हमें क्या बोलेंगे, खराटे। आप लिखो, ये यवला भी एक मांसपेशियों से बना क्या है, मांसल अंग है। क्या है, मांसपेशियों से बना मांसल अंग है। लिखो, मांसपेशियों से बना है। यवला क्या है, मांसपेशियों से बना है। यवला का और क्या काम हो गया, यवला हमारे मुख गुहा में भोजन होता है ना, भोजन को क्या करता है, भोजन को ग्रसनी तक, ग्रसनी में धकेलने का कार्य भी किसका होता है, यवला का होता है। मुख गुहा से भोजन को ग्रसनी में धकेलने का काम भी किसका होता है, मुख गुहा, ये यवला का होता है। अगला लिखेंगे, मुख गुहा में भोजन को ग्रसनी तक धकेलने का कार्य किसका होगा, यवला का। अगला लिखेंगे, उम्र बढ़ने के साथ साथ यवला का आकार बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है,
खराटे आते हैं। येवला बार बार कठोर तालू से टकराने के कारण ये हो गया हमारे खराटे आने का कारण। बात हो गई येवला की। अब मुख गुहा में हमने बात दांतों की हो गई, जीभ का हो गया, येवला का हो गया। बच्चा क्या? लार ग्रंथियां। क्या बची? लार ग्रंथियां। आप देख लो येवला को। अब हम बात करते हैं लार ग्रंथियों की। किसकी? लार ग्रंथियों की। लार ग्रंथियां मुख गुहा का 4 नंबर भाग हो गया लार ग्रंथियां। ये लार ग्रंथियां मुख गुहा में कितने प्रकार की होती है? लार ग्रंथियां हमारे शरीर में 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती है। हमारे शरीर में 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती है। नंबर 1 पैरोटिड। नंबर 2 सब मैंडिबुलर। नंबर 3 लार ग्रंथियों का अध्ययन कर रहे हैं तो हमारे शरीर में 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती है, उन्हीं का अध्ययन कर रहे हैं हम। और उन्हीं में हम 1 नंबर होगी पैरोटिड, 2 नंबर सब मैंडिबुलर और 3 नंबर होगी सब लिग्वल। कौन सी? पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सब लिग्वल। सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन सी? पैरोटिड। सबसे बड़ी लार ग्रंथि सबसे मुख्य गुहा की सबसे बड़ी लार ग्रंथि है पैरोटिड, और सब मैंडिबुलर और सब लिग्वल। देख लो, उतार लो। उतार लिया? लार ग्रंथि पीएच मान कितना होता है? हमारे मानव शरीर की लार ग्रंथि का पीएच मान कितना होता है? 6.4 से 6.8। कितना? 6.4 से 6.8। लार ग्रंथियां सबसे किस में पाई जाती है? पानी में सबसे अधिक पानी में पाई जाती है। नंबर 2
टाइलिन। नंबर 3 लाइसोजाइम। पानी में सबसे अधिक लार पाई जाती है, उसके बाद पाई जाती है टाइलिन में। टाइलिन क्या है, देखते हैं टाइलिन के बारे में। टाइलिन क्या है? टाइलिन एक एंजाइम है। टाइलिन एक एंजाइम है। टाइलिन का काम क्या है? टाइलिन ये कार्बोहाइड्रेट है। ये कार्बोहाइड्रेट है जो स्टार्च के पाचन में सहायक है। स्टार्च के पाचन में सहायक है। क्या होता है स्टार्च? टाइलिन एंजाइम की उपस्थिति में माल्टोज स्टार्च, जब टाइलिन एंजाइम की उपस्थिति में पाचन होगा तो क्या बनेगा? माल्टोज बनेगा। क्या बनेगा? माल्टोज बनेगा। हमारे मुख गुहा में क्या होता है? 30% स्टार्च का पाचन होता है। किसका होता है? 30% स्टार्च का पाचन। ऊपर लिख देता हूं, उतार लिया होगा। देख लो। अब बात आती है, टाइलिन की बात हो गई, अब बात आती है लाइसोजाइम की। किसकी? लाइसोजाइम की, यानी लाइसोजाइम। अब लाइसोजाइम का क्या है? ये लाइसोजाइम है, ये भी एक एंजाइम है। ये बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति को गला देता है। ये लाइसोजाइम बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति को गला देता है। हमारे घरों में क्या होता है? बूढ़े बूढ़े लोग क्या करते हैं? गोमूत्र का छिड़काव करते हैं। इसमें क्या होता है कि गोमूत्र में लाइसोजाइम पाया जाता है। और लाइसोजाइम का काम क्या है? ये बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति को गला देता है, यानी बैक्टीरिया को नष्ट करने में भी सहायक है। जब हम गोमूत्र का छिड़काव करेंगे परस पे, तो वहां पे जो भी बैक्टीरिया होगी वो उनकी कोशिका भित्ति पे प्रभाव पड़ेगा, तो वो बैक्टीरिया को नष्ट कर देगा। इसीलिए गोमूत्र का छिड़काव करते हैं। और लाइसोजाइम का क्या कार्य होगा? ये भोजन में, हम जब भोजन खाते हैं तो भोजन के साथ आए अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करने में भी सहायक है लाइसोजाइम। लिख लो इसके बारे में। ये एक एंजाइम है। ये एक एंजाइम है। अगला लिखो, ये बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति को नष्ट करने में सहायक। अगला लिखो, गोमूत्र में लाइसोजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम। गोमूत्र में क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम। अगला लिखो, भोजन के साथ हानिकारक पदार्थों
को नष्ट करने में सहायक, ये हो गया लाइसोजाइम। यानी ये बैक्टीरिया की यानी जीवाणु की कोशिका भित्ति को नष्ट करने में और गलाने में भी सहायक है। और गौमूत्र में लाइसोजाइम पाया जाता है, इसीलिए गौमूत्र का क्या करते हैं, घरों में छिड़काव करते हैं और भोजन के साथ हानिकारक पदार्थों को नष्ट करने में। मिटा दूं।